Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 2, that is microorganisms are friends or foe. तो हम लोग पढ़ रहे थे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, पहली बात तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, जिनके लिए हमें जरूरत होती है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स किस तरह से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। वो हमारे लिए हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में काम में आते हैं, और भी हम लोगों ने बहुत सारे उसके यूजेस पढ़े थे। आज हम उनके यूजेस को ही पढ़ेंगे कि वो फ्रेंड हमारे लिए किस तरीके से हैं। तो वैक्सीन बनाने में, जैसे कि अभी आजकल वैक्सीन का बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है कि वैक्सीन बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो जब एक डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे कि अभी किसका दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का चल रहा है ना। तो जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमारी बॉडी जो होती है ना, उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विरोध में क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज। जैसे ही ये कोरोना वायरस अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज इस वायरस को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। ठीक है, इस वायरस को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। और हमारी बॉडी जो होती है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमेशा याद रखती है। ये जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी ना, ये हमेशा हमारी बॉडी में बनी रहती है। बट कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पड़ी रहती है। और फिर अगर उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म वापस हमारी बॉडी में कभी आगे फ्यूचर में कभी भी एंटर करता है ना, तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसको याद रहता है कि यही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आया था बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, जल्दी से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानती है और इसको किल कर देती है। ठीक है, तो बॉडी जो होती है वो हमारी रिमेम्बर रखती है, यानी कि याद रखती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब जो भी कोई हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, तो वैक्सीन बनाने के टाइम पर पता है क्या किया जाता है, वैक्सीन बनाने के टाइम पर क्या किया, जैसे जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो चल रहा है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, एक्चुअल में उसके अंदर कोरोना वायरस ही है, जो कि है इनएक्टिव फॉर्म में या डेड फॉर्म में। आपको हमेशा याद रखना है कि जो वैक्सीन बनाई जाती है ना, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, वो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उस डिजीज को कॉज करता है। लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में होता है, वो या तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव है, वो के अंदर कोई कोई आपको लिविंग कैरेक्टर आपको उसके अंदर शो नहीं होगा, एक्टिवली वो एक्टिव नहीं होगा। दूसरा क्या है, या तो हम उसको डेड भी यूज कर सकते हैं। तो डेड वायरस या इनएक्टिव वायरस को लेकर उसको किसी सॉल्यूशन में डालकर और उसे हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो वायरस जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था या डेड फॉर्म में था हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उस वायरस को पहचानेगी और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, उसके अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडीज जो है वो उस वायरस को किल करने का काम करेगी। अब वायरस तो किल हो गया जो कि पहले से ही मरा हुआ था या इनएक्टिव था, तो उसको और भी ज्यादा उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर देगी। लेकिन जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी एक बार, वो क्या करती हैं, वो पूरे लाइफ टाइम हमारी बॉडी में बनी है। तो इन फ्यूचर कभी भी वो वायरस हमारी बॉडी में फिर से एंटर करता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में, तो हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, वो उस वायरस को पहचानेगी और उसको हाथों हाथ क्या कर देंगी, किल कर देंगी, इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है, राइट। मोस्टली हम लोग बैक्टीरियाज को यूज करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी बॉडी में हमेशा बनी हुई रहती हैं और हमें डिजीज का कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमेशा के लिए बचाती हैं। तो इस तरह से वैक्सीन जो है वो कोई भी काम करती है। तो आज की डेट में हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, आज की डेट में हमारे पास कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब डिजीजेस के लिए हमारे पास वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। पोलियो के लिए भी अवेलेबल है। पोलियो से अब हमारा देश कम्प्लीटली पोलियो जो है वो बिल्कुल इरेडिकेट हो चुका है, हमारी कंट्री अब पोलियो फ्री घोषित कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद
आता है एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया था, जिसका नाम वैक्सीन को डिस्कवर किया था जो कि थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने सबसे पहली जो वैक्सीन है वो बनाई। देन आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो मैंने जैसे बताया था अभी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिसमें आती है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे, तो हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करती हैं भाई हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंट, किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो हमारे सॉइल में किस तरह से रिप्लेनिश होते हैं, उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को, अगर वो प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को कौन फुलफिल करता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद उसको सोल्यूबलाइज कर देते हैं, जिससे प्लांट्स उस नाइट्रोजन को इजीली यूज अप कर लेते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक्टीरिया भी यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। और कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये कहाँ मिलता है, ये हमें मोस्टली पानी में देखने को मिलता है, या फिश जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर होती हैं, ये वहां भी देखने को मिलता है। इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका कलर जो होता है ना वो ब्लू ग्रीन होता है। यहाँ साइनो वर्ड यूज किया गया, साइनो का मतलब ही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, राइट। अब एक एक्टिविटी है आपके बुक में दी हुई है, टेक 2 पॉट्स। आप 2 पॉट्स लेंगे, ठीक है, हर एक को फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आप क्या करेंगे, हर एक पॉट को आप आधा आधा सॉइल से भर देंगे। आप उनको मार्क करेंगे ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए में आप क्या करेंगे, प्लांट्स का जो भी वेस्ट होता है वो डालेंगे, एंड थिंग्स लाइक पॉलिथिन और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पॉट बी में आप क्या डालेंगे, पॉलिथिन के बैग डाल दिया, टूटे हुए ग्लास के टुकड़े डाल दिए, प्लास्टिक के टॉयज जो कि टूटे हुए हैं वो इसके अंदर डाल दिए। आप इन पॉट्स को साइड में रख देंगे और 3-4 हफ्ते बाद इनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इनके अंदर क्या डिफरेंस दिखाई देगा, तो आपको जो डिफरेंस इसके अंदर दिखाई देगा वो ये होगा कि जो पॉट ए था जिसके अंदर प्लांट वेस्ट था वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो चुका है, यानी कि आपको उस प्लांट वेस्ट के कुछ भी ट्रेसेस भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जो प्लांट वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो सकता है। डिकम्पोज होने के बाद वो किसमें चेंज हो गया, वो चेंज हो गया कंपोस्ट में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं खाद, ठीक है, या मैन्योर जो बोलते हैं उसके अंदर चेंज हो चुका है। दूसरा, जिसके अंदर प्लास्टिक के टॉयज थे, ब्रोकन ग्लास के टुकड़े थे, पॉलिथीन का बैग था, क्या वो डिकम्पोज होगा, नहीं, वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे वो पॉलिथीन के बैग को, कांच के टुकड़ों को और प्लास्टिक के टॉयज को डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्लास्टिक जो है और कांच जो है और पॉलिथीन के बैग्स जो है उनका कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे अर्थ पर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड दिस हैपन, ये किस तरह से हुआ। प्लांट वेस्ट जो पॉट ए में जो डिकम्पोजिशन हुआ वो किस तरह से हुआ, प्लांट वेस्ट जो होता है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जैसे मैंने आपको बताया कंपोस्ट या मैन्योर में चेंज हुआ बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट थे ना सॉइल के अंदर, उन्होंने क्या किया, प्लांट वेस्ट को किस में चेंज कर दिया, खाद के अंदर चेंज। तो इस तरह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं और न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर इस प्रोसेस से। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। पॉट बी में हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन सब्सटेंसेस को, पॉलिथीन बैग को, एम्प्टी ग्लासेस को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते हैं, इस तरह से वो मैन्योर में भी कन्वर्ट नहीं
पाता और वो क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशन कॉज। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि कोई जानवर जो है, बड़ा सा जानवर जैसे कि ऊंट है या भैंस है या काऊ जो होता है, वो क्या होता है, रोड साइड पर आपको मरे हुए मिलते हैं। तो अगर ऐसे ही जानवर मरते तो हैं ही, सभी का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, सभी जो भी इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी, तो सभी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके जब डेथ होती है उनकी, तो क्या होगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना, तो क्या होगा, अर्थ पर क्या होगा, डेड ऑर्गेनिजम्स की पूरी जो अर्थ होगी वो डेड ऑर्गेनिजम्स से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। लेकिन इसको बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी डिकेइंग प्लांट्स होते हैं और या जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर जाते हैं और क्या करते हैं, इनको और तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंस। पहले तो जो डेड एनिमल होगा ना, उसको खाने के लिए कौन आएगा, उसको खाने के लिए क्रो वल्चर या ईगल आ जाता है, या जैकल आ जाता है, या अगर जंगल है तो लायन भी आ जाता है, फॉक्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब उसके छोटे छोटे टुकड़े ट्रेसेस बच जाते हैं तो उनको कौन डिकम्पोज करता है, वो डिकम्पोज करने के लिए आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो बचा कुचा जो भी मटेरियल होता है उस डेड प्लांट और एनिमल का, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और बचता जो है उसके अंदर फिर आपको स्केलेटन ही देखने की, हड्डियों का ढांचा ही देखने को मिलता है वहां पर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वहां नहीं होंगे तो क्या होगा, अर्थ पर छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे डेड एनिमल के वो बिखर जाएंगे, और जिससे क्या होगा, सॉइल के अंदर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसी सॉइल में जो पॉल्यूशन होगा, अगर हम उसी सॉइल में क्रॉप्स को उगाएंगे तो सॉइल भी हमारी पॉल्यूट होगी और प्लांट्स भी हमारे खराब हो जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको डिकम्पोज करने के लिए, डेड प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्ट हैं उसको डिकम्पोज, और उसको किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर देन यूज्ड अप बाय अदर प्लांट्स एंड, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिकम्पोज हो गए, अब इनको कौन यूज करता है, इनको यूज करते हैं अब दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और इस तरह से ये क्लीनर्स का काम करते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल सकते हैं, दे आर द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही अर्थ पर पड़े रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ जो पूरी की पूरी डेड एनिमल्स और प्लांट से कवर हो जाएगी, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। देन आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने यूजफुल जो इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। तो हार्मफुल तो हमें बहुत सारे उसके पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि बहुत सारे तरीके के डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस इन मेनी वेज, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि कैटल्स में फुट एंड माउथ डिजीज है, ठीक है, उनके पैरों में और उनके दूसरे ऑर्गन्स में भी जो डिजीज कॉज होते हैं वो भी किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ही डिजीज कॉज नहीं होते, प्लांट्स में भी बहुत सारे तरीके के डिजीजेस होते हैं, और वो कौन कॉज करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। क्या बोलते हैं उनको, पैथोजन। पैथो का मतलब होता है डिजीज, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजन्स। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड, क्लोथिंग और लेदर को भी बहुत ज्यादा स्पॉइल कर देते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, वो एयर में भी है, वो फूड में भी है, वो वाटर में भी है, और वो सॉइल में भी आपको मिल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी जगह प्रेजेंट है, आप कहीं भी उनसे बच नहीं सकते। तो जब हम सांस लेते हैं या जब हम खाना खा रहे हैं या जब हम पानी पी रहे हैं, तो उन सब के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और हम अपनी सांस से खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं
और इससे हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं। और एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर हो गया और हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो वो हमारे अंदर डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डिजीजेस भी हो सकते हैं जिनको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए जुकाम है, तो जुकाम जब हमें होता है, जब कॉमन कोल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, स्नीज भी करते हैं यानी कि छींकते भी हैं, कॉफ भी करते हैं यानी खांसते भी हैं। तो जब हम खांसते हैं या जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, दे कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट होता है। और जब कोई हेल्दी पर्सन उसी ड्रॉपलेट को इनहेल करता है तो वो पैथोजन उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाता है, वो भी डिजीज कॉज कर सकता है। इस तरह से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो एग्जाम्पल जो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो कॉलेरा जो होता है वो एक डिजीज है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, जिसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरे। क्या बोलते हैं उसको? विब्रियो कॉलरे। तो विब्रियो कॉलरे क्या होता है? विब्रियो कॉलरे वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। देन कॉमन कोल्ड, हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज होता है। चिकन पॉक्स जो होता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। तो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस? तो हमने पढ़ा कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि कुछ डिजीज जो होते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पास ऑन हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के डिजीजेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि दोज डिजीजेस व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड or which can pass from one organism to the other through the pathogen या through the agency of water, air, etc. इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम किस तरह से रोक सकते हैं? जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। हम उसको कैसे रोकेंगे? हमें क्या करना चाहिए कि मान लीजिए हमें कॉफ है या स्नीजिंग हो रही है तो हमें मास्क लगा कर रखना चाहिए, या अगर हम मास्क नहीं लगा रहे हैं तो हमें स्कूल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्कूल में जाएंगे तो चांसेस क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब हम कॉफ या स्नीज करेंगे तो हम बहुत सारे दूसरे जो बच्चे हैं हमारे से जो साथ बैठे हैं, हम उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए हमें अपना हाइजीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हमें क्या रखना चाहिए? या तो मास्क का यूज करना चाहिए या हमें क्या यूज करना चाहिए? हैंडकरचीफ यानी कि हैंकी या रुमाल का यूज करना चाहिए टू इन ऑर्डर टू कवर आवर नोज एंड माउथ, सो दैट हम अपने माउथ को और नोज को कवर करके रखें जब भी हम कॉफ या स्नीज करें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक सकते हैं। और हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। हमें अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हमें दूसरे लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए, हमें पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करता है, जब भी कॉफ या स्नीज करेगा तो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी वो क्या करेंगी, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस हो सकते हैं जो कि आगे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरों को भी इन्फेक्शन जो है वो पास हो सकता है। अब इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स होते हैं, खाली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एयर, वाटर और सॉइल से ही ट्रांसफर नहीं होते, वो और भी बहुत सारे तरीकों से ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ एनिमल्स हैं, वो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को अपने साथ कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर कर, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स या वेक्टर। कैरियर या वेक्टर, जैसे कि कैरियर लगाते हैं ना, आप अपने बाइक पर पीछे कैरियर लगा लेते हैं, वो कैरियर क्या करता है? आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए ये एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल क्या करता है? एनिमल के ऊपर मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिक कर गया, और वही एनिमल को अगर आप खाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली आपके अंदर एंटर कर गया। या आपने जो खाना बनाया, मान लीजिए आपने उस खाने को कवर नहीं किया और फ्लाई यानी कि हाउस फ्लाई उसके ऊपर आकर बैठ जाती है, और हाउस फ्लाई के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक किया हुआ जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने पर चिपक सकता है, और उसी खाने को अगर आप खाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा और आपको भी डिजीज कॉज करेगा। तो इस तरह से
बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। तो ऐसे इनको हम बोलते हैं कैरियर्स और वेक्टर्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को एक प्लेस से दूसरी जगह दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।